नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन राधेश्याम यादव इनसाइट स्ट्रीम के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 25 मई 2024। वीडियो रिकॉर्डिंग का समय शाम के 5:15। आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूं वो विषय जापान से जुड़ा हुआ है कि हाल ही में जापान ने 60 अरब डॉलर क्यों खर्च किए अपनी राष्ट्रीय मुद्रा येन को मार्केट में बचाने के लिए। बचाने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अप्रैल महीने की शुरुआत तक जापानी येन जो है $1 के मुकाबले 160 येन तक गिर चुका था। जापान की मुद्रा जो है साल की शुरुआत से ही काफी तेजी से अमेरिकी डॉलर के अगेंस्ट उसके विरुद्ध जो है कमजोर पड़ रही थी। जापान की अगर हम लोग आर्थिक कहानी देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से जापान जो है लगातार जो है तेजी से आर्थिक विकास करता रहा है। दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो जापान को अमेरिकी मार्शल प्लान के तहत काफी आर्थिक सहायता मिली अमेरिका से, जिसका फायदा उठाते हुए, लाभ उठाते हुए जापान ने जो है अपने देश के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास पर जो है काफी खर्च किए, काफी ध्यान भी दिया और उसका उसे आने वाले समय में लाभ भी मिला। 1990 आते आते कई अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि जापान की जो अर्थव्यवस्था है अमेरिका से आगे निकल जाएगी आने वाले कुछ सालों में, पर ऐसा हुआ नहीं। 1990 आते आते जापान में जो है जबरदस्त आर्थिक मंदी की शुरुआत हो गई। अगर हम उस मंदी की बात करें तो माना जाता है कि इस आर्थिक मंदी से जापान आज भी उबर नहीं पाया है। 1990 से लेकर 1999 तक का समय जो है जापान में लॉस्ट डेकेड के नाम से जाना जाता है। मतलब ये वो दशक है जो कि जापान के हाथ से चला गया। इस दशक के दौरान जो है जापान में किसी भी प्रकार का आर्थिक विकास देखने को आपको नहीं मिला। अगर हम बात करें जापान के आर्थिक विकास की तो ये जो कुछ समय से जो आर्थिक मंदी चल रही है इसका असर ये हुआ कि जापान में जो है काफी लंबे समय तक जो है आज भी आप जो है ज्यादा आर्थिक विकास नहीं देखेंगे। जापान के अंदर जो स्थिति आज के टाइम में है उसे हम लोग जो है एक नो ग्रोथ इकोनॉमी मान सकते हैं, जहां पे किसी भी प्रकार का जो है आपको इन्फ्लेशन, आर्थिक विकास देखने को नहीं मिलेगा। इससे के उलट आपको जो है वहां की अर्थव्यवस्था में, जापान की अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन देखने को मिलेगा। डिफ्लेशन हम किसे कहते हैं? डिफ्लेशन वो आर्थिक स्थिति है जहां पे चीजों के दाम बढ़ तो नहीं रहे हैं, पर हर बीतते समय के साथ जो है चीजों के दाम जो है घटते जा रहे हैं। और जब भी ऐसा होता है, देश का जो राष्ट्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक है, चाहे जो कहें उसे जो है मजबूर होकर के जो है देश में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स का व्यवस्थापन करना पड़ता है, वो व्यवस्था लागू करनी पड़ती है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हम किसे कहेंगे? ये वो स्थिति है जहां पे बैंक आपको किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देता आपके डिपॉजिट्स के लिए। इसके उलट या तो आपको 0% मिलेगा या फिर हो सकता है कि बैंक में अपने पैसे रखने के लिए आपसे जो है ब्याज लिया जाए। इस बात को आगे बढ़ाएं तो हमने देखने को मिलता है कि जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हैं ये जापान में जो है काफी समय से रहे हैं। 1999 से जो है आपको जो है जापान में इन नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। हाल ही में देखें तो जापान का जो बैंक है, बैंक ऑफ जापान, उसने जो है सेंट्रल बैंक ने जो है कम अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो है जापान में जो इंटरेस्ट रेट है उसे 0% से 0.1% तक बढ़ाया है। ये सुनने में ज्यादा नहीं लगता और अगर हम भारत से इसकी तुलना करें ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है वो 6 से 7% के आसपास रहता ही है आमतौर पे, और हमारे यहाँ जो ब्याज दर है वो 9 या 10% तक जाते हैं। जब बात आती है होम लोन्स की, कमर्शियल लोन्स तो और भी ज्यादा जाते हैं, 10 से 12% या कई मामलों में 13 से 15% भी हमें देखने को मिलते हैं। पर जब बात डिफ्लेशन की आती है, एक अर्थव्यवस्था में जो है आपको जो है इन्फ्लेशन या तो नेगेटिव, जिसे हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं, देखने को मिलेगा या फिर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बैंक ऑफ जापान ने ये जो हाल ही में रेट्स बढ़ाए हैं 0% या 0.1% के आसपास, ये 17 साल में पहली बार हुआ है कि बैंक ऑफ जापान ने जो है ये रेट्स बढ़ाए हैं। थोड़ा समय में पीछे जाते हैं 1999 में
जापान में जो है इंटरेस्ट रेट्स को जो है बहुत ही कम रखा गया था और यहीं से शुरुआत होती है जापान की डिफ्लेशन की कहानी की। यहाँ पे जो रेट्स हैं उन्हें इतना कम क्यों रखा गया? ये इसलिए रखा गया कि 1990 की शुरुआत में जापान में जब आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई, वहां पे बहुत सारी चीजों पे जो है जो बबल थे एक तरीके से, जिसके कारण जो है चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। प्रॉपर्टी के अगर हम लोग उदाहरण लें तो जापान में जो है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं उनके दाम करीब 50% गिरे थे। जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उनके दाम 85% तक गिरे थे। और जो जापान का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे हम लोग निक्की के नाम से जानते हैं, वो तकरीबन 75% गिरा था। ये जो गिरावट आई अर्थव्यवस्था में, इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने और कंपनियों ने और कई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस ने और खुद जापान की सरकार ने भी बहुत ज्यादा मार्केट से बोरोविंग्स की थी, उधार लिया था, ताकि प्रॉपर्टीज में जो है पैसे लगाए जा सके। जब आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई, और ये जो आर्थिक मंदी है काफी लंबे समय तक मार्केट में चलती रही, तो जितने भी लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं और गवर्नमेंट खुद है, सबने जो है प्रॉफिट्स के बदले जो है ये जो लोन्स उन्होंने बोरो किए थे, ये जो उधार उन्होंने मार्केट से लिए थे, बैंक से लिए थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए थे, उन्हें पे करने का फैसला किया ताकि उन्हें बैंक्रप्सी का, दिवालियापन का सामना ना करना पड़े। और एक इंसान, कुछ इंसान या कुछ बिजनेसेस ऐसा करे तो एक अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता। पर जब पूरे देश के सभी पार्टिसिपेंट, सारे पार्टीज, चाहे वो एक आम इंसान हो या फिर बड़े कॉर्पोरेशंस हो या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हो या फिर लोकल गवर्नमेंट्स खुद हो, जब ये सभी एक साथ ये काम करने लगे तो इसका नतीजा ये हुआ कि कोई भी जो है प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भाग रहा था। हर कोई जो है अपने बोरोविंग्स को रीपे करने में लगा हुआ था, दिवालियेपन से बचने के लिए। और इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान दिया गया स्टेबिलिटी के ऊपर। और स्टेबिलिटी के साथ साथ जो नतीजा हुआ वो ये हुआ कि तनख्वाहें बढ़ना कम हो गई, चीजों के दाम बढ़ना कम हो गए, प्रॉफिट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान दिया गया सिर्फ रीपेमेंट्स के ऊपर। डिफ्लेशन की जब बात करते हैं तो ये सुनने में अच्छा लगता है कि चीजों के दाम कम हो रहे हैं, चीजों के दाम घट रहे हैं, पर इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, दोनों में से कोई भी स्थिति जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जो है सही नहीं है। बहुत ज्यादा डिफ्लेशन होना भी हानिकारक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होना भी किसी भी अर्थव्यवस्था के हानिकारक ही है। डिफ्लेशन में जब चीजों के दाम ना बढ़े, कंपनीज प्रॉफिट्स पे ध्यान नहीं देंगी, जो व्यक्ति हैं, जो नौकरी पेशा इंसान हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी। और जब उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी तो उन्होंने जो कर्ज लिया है, उधारी लिया है, वो उन्हें वापस देने में काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चीजों के दाम घट रहे हैं। जिस चीज का दाम कुछ समय पहले शायद 100 रुपया रहा हो, आज उसका दाम जो है शायद 98 या 97 रुपीज है। पर इसका असर यह भी होता है कि जो नए युवा नौकरी करने जाएंगे, अपनी पिछली पीढ़ी से उन्हें जो है तनख्वाह कम ऑफर की जाएगी, क्योंकि मार्केट में महंगाई कम है। और क्योंकि तनख्वाह कम ऑफर की जा रही है, उनके हाथ में पैसे कम आएंगे। और जब पैसे कम आएंगे तो यही इंसान जो है, यही व्यक्ति जो है, मार्केट में पैसे कम खर्च करेंगे। जब खर्च कम होगा तो मार्केट में डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो प्रॉफिट्स कम होंगे। तो जब आपके पास एक सीमित मात्रा में प्रॉफिट होगा तो उस पैसे का आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले अपनी देनदारी, मतलब वो पेमेंट्स जो आपको करने हैं, जो आपकी लायबिलिटीज हैं, आप सबसे पहले उन्हें चुकाने की कोशिश करते हैं। अब ये डिफ्लेशन जो है, इस बात को समझते हुए बैंक ऑफ जापान ने डिफ्लेशन को जो है काफी हद तक बदलने की कोशिश की, इसे रोकने की कोशिश की, और ये कोशिश की कि मार्केट में जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। डिफ्लेशन में पैसे की सप्लाई जो है मार्केट में कम हो जाती है, क्योंकि लोग खर्च नहीं कर रहे, कंपनीज खर्च नहीं कर रही, निवेश नहीं कर रही, इन्वेस्ट नहीं कर रही। तो इससे हम कैसे निपटेंगे? इसके लिए एक तरीका जो कि पश्चिमी देशों में क्वांटिटेटिव ईजिंग के तौर पे जाना जाता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग इसका एक ऑफिशियल इकोनॉमिक टर्म है, वो तरीका जापान की जो बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक है, उसने अपनाया। ये कैसे किया गया? इसका जो सबसे पहला तरीका था वो ये था ब्याज दरों को कम करना।
ब्याज दरों को इतना कम किया गया कि जो आपका बैंक डिपॉजिट के रेट्स हैं वो नेगेटिव चले गए। जापान में काफी लंबे समय तक 0.1, वो भी नेगेटिव -0.1 जो है इंटरेस्ट रेट रहा है। इसका अर्थ ये है कि अगर आपने जापान के किसी भी बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, मान लेते हैं कि आपने जो है किसी बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट किए, तो आपको हर साल बैंक को 10 पैसे देने होंगे वहां पर अपनी रकम को रखने के लिए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोग जो है इस बात के लिए इंकरेज हो कि बैंक में पैसा रखने से अच्छा है कि उसे जो है हम किसी को दे निवेश करने के लिए, या फिर उस पैसे को जो है हम खुद ही खर्च करें। इसका फायदा ये होता है अर्थव्यवस्था में कि चीजों की डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो निस्संदेह प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो धीरे धीरे जो है सारा इकोनॉमिक पहिया जो है, जो इकोनॉमिक व्हील है, वो मोशन में आ जाता है। पर ऐसा हुआ नहीं, तो और एक रास्ता जो अपनाया गया वो था क्वांटिटेटिव ईजिंग का। क्वांटिटेटिव ईजिंग में बैंक ऑफ जापान ने जितने भी डेट्स थे, जितने भी उधारी थी, वो खरीदनी शुरू कर दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इसका मैं एक आपको मामूली सा उदाहरण देता हूं। मान लेते हैं किसी बैंक ने 100 लोगों को जो है लोन दिए हुए हैं, और औसतन ये जो लोन है 100 लोगों को, हर एक व्यक्ति को 1-1 लाख रुपए का लोन दिया गया है। मतलब बैंक ने कुल मिला के 1 करोड़ रुपए का लोन दिया है। जो बैंक ऑफ जापान है इस बैंक के पास जाता है और उसे कहता है कि आपने जो 1 करोड़ रुपए लोन के तौर पे दिया हुआ है वो मैं आपसे ले लेता हूं। बैंक ऑफ जापान हमारे इस बैंक को 1 करोड़ रुपए देगा और वो जो 100 करोड़ का लोन है बैंक से अपने हाथ में ले लेगा, और फिर बैंक ऑफ जापान जो है खुद जितने भी लोगों ने ये उधारी ली है उनसे ब्याज लेगा। हो सकता है ब्याज दर ज्यादा भी हो, पर जिस तरह जापान की स्थिति है ब्याज दर कम भी हो सकती है। अब इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों को जो है कम ब्याज देना पड़ रहा है, पर इसके साथ ही साथ जो बैंक है जिनसे ये डेट खरीद दिया गया उनके पास फिर से पैसा आ चुका है। अब इस पैसे को बैंक जो है वापस मार्केट में निवेश कर सकता है, लोगों को लोन दे सकता है, और इस तरीके से जो है मार्केट में जो पैसे की सप्लाई है बढ़ती है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव ईजिंग का और एक तरीका है, वो है गवर्नमेंट डेट खरीदना। जापान की सरकार को जब भी पैसों की आवश्यकता है तो ये पैसे कहां से आएंगे? कई बार बैंक ऑफ जापान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर कई बार लोकल और रीजनल गवर्नमेंट्स के जो बॉन्ड्स हैं वो खरीद लेता है, जिसके कारण गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाते हैं खर्च करने के लिए। ये एक बड़ा कारण है कि जापान का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो दुनिया में करीब करीब टॉप पर है, सबसे ज्यादा है। जापान के ऊपर इस समय 255% डेट है। मतलब अगर हम माने जापान का जीडीपी 100 रुपया है तो जापान के ऊपर जो कर्ज है 255 रुपया है। और ऐसा तुरंत नहीं हुआ है, ये जो क्वांटिटेटिव ईजिंग का काम है 1999 से लेकर अब तक चल रहा है, और ऐसा होने में 2 दशक से भी ज्यादा समय लगा है। जापान की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की सबसे कर्ज में डूबी हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। समय में थोड़ा आगे आते हैं 2022 में। 2022 में काफी समय बाद पहली बार जापान में जो है इन्फ्लेशन आपको देखने को मिला, जिसके बाद जो है बैंक ऑफ जापान के ऊपर इस बात का दबाव डाला गया कि आप जो है ब्याज दर बढ़ाएं। पर क्योंकि बैंकों को जो है, बैंक ऑफ जापान को जो है ब्याज नहीं बढ़ाना था, तो ब्याज ना बढ़ाने के पीछे जो कारण है वो ये है कि जब आपकी अर्थव्यवस्था पर 255% कर्ज है, एक 0.1% का भी ब्याज दर बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा बोझ है सेंट्रल बैंक के ऊपर और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर जिसने बोरोविंग्स की हुई है, चाहे वो लोग हैं, संस्थाएं हैं, बैंक हैं, या फिर खुद बैंक ऑफ जापान है। और एक कारण यह भी था कि बैंक ऑफ जापान ने इन्फ्लेशन के चलते इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया। वो ये था कि जो इन्फ्लेशन था काफी मामूली था, ये इतना था कि इसे माना गया कि हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, इसका जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होने वाला है, और इसीलिए जो है बैंक ऑफ जापान ने ऐसा नहीं किया, ताकि एक इन्फ्लेशन जो है मैनेजेबल है, और दूसरा हम जो है बहुत ज्यादा बोझ अपने खजाने पर नहीं डालना चाहते, क्योंकि अगर ब्याज दर बढ़ा
तो इससे जो है जो हमारा देनदारी है वो बढ़ जाएगा बोरोविंग्स के ऊपर। अब हम आते हैं 2023 में। 2023 में जो येन है, जापान की जो राष्ट्रीय मुद्रा है, वो 130 येन था $1 के मुकाबले, और 2023 के दौरान जो है रेट करीब करीब बना रहा। 2024 की शुरुआत में ये जो 130 येन का जो भाव है डॉलर के मुकाबले वो बना रहा, और मार्च आते आते ये जो रेट है ये करीब 160 येन तक पहुंच गया। 160 येन तक पहुंचना ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी न्यूज थी, जिसके कारण जो है जापान को जो है एक तरीके से जबरदस्त महंगाई का और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता था। अब ये 160 येन तक जापान का येन डॉलर तक पहुंचा कैसे? एक इसका मैं उदाहरण देता हूं आपको। जब भी किसी भी देश में, हम भारत का ही एग्जांपल ले लेते, भारत का ही उदाहरण लेते हैं। जब भी किसी देश में महंगाई बढ़ने लगती है तो महंगाई को रोकने का जो सबसे सरल तरीका है किसी भी केंद्रीय बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास या रिजर्व बैंक के पास, वो ये है कि आप जो है अपने देश में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के पीछे कारण ये है कि जब भी ब्याज दर बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, मार्केट में लोन लेना उतना महंगा हो जाएगा, और जब मार्केट में लोन लेना महंगा हो जाएगा लोग उतना कम लोन लेंगे, और जब कम लोन लिए जाएंगे तो इसका नतीजा यह होगा कि मार्केट में पैसा कम आएगा। जब पैसा कम आएगा तो लोग खर्चा कम करेंगे, और खर्चा कम होने के कारण जो है मार्केट में जो है डिमांड गिरेगी, और जब मार्केट में डिमांड गिरेगी तो कंपनियां मजबूर होती हैं, जो भी व्यापारी वर्ग है वो मजबूर होता है चीजों के दाम घटाने के लिए, ताकि उनके जो सर्विसेज हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो सेल बढ़ाया जा सके। तो इसीलिए जो बैंक्स हैं इन्फ्लेशन के दौरान जो है अपने ब्याज दर को बढ़ा देते हैं। जापान ने ऐसा नहीं किया, पर पिछले 2-3 सालों में कोविड-19 के बाद से जो है दुनिया के करीब करीब हर एक देश में जो है महंगाई को अनुभव किया गया है। पश्चिमी देशों में भी महंगाई इस समय बढ़ रही है। तो पश्चिमी देशों ने हर एक बैंक की तरह जो है वहां के बैंकों ने भी अपने यहाँ ब्याज दर को बढ़ाया। हम उदाहरण लेते हैं अमेरिका का। अमेरिका में जो इस समय ब्याज दर चल रही है, फेडरल रिजर्व जो ब्याज दे रहा है वो तकरीबन 5.25% से 5.5% के बीच में है। एक जापानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फिर एक जापानी नागरिक भी अगर अपने बैंकों से उधार ले कुछ पैसे, यदि मान लेते हैं एक जापानी नागरिक ने या फिर किसी संस्था ने जो है एक येन बोरो किया, करीब मान लेते हैं 1 करोड़ येन बोरो किया, और फिर उस येन को डॉलर में कन्वर्ट किया, और फिर वही डॉलर जो है अमेरिका में निवेश किया। अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व है, जो ट्रेजरीज हैं, वो आपको 5.25% से 5.5% ब्याज दे रही है। मतलब जो 1 करोड़ रुपए आपने उधारी लिया है, उस उधारी के पैसे का प्रयोग करके जो है आप ब्याज कमा रहे हैं, और फिर वो पैसा जापान में ला करके 1 करोड़ रुपए पे मान लेते हैं अगर 5.5% है, तो आपको साल खत्म होते होते जो है करीब 5.5 लाख रुपए ब्याज मिल जाएगा। और जबकि जापान में जो आपका ये बोरोइंग कॉस्ट है ये 0.1 से 0.25% के बीच में है। मतलब कुछ भी हो, आप कम से कम 5% जो है प्रॉफिट कमा ही रहे हैं बिना कुछ किए। सिर्फ आपको पैसा एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करना है, और ऐसा जो है काफी समय से चलता रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो पैसे जापान से बाहर निकाल रहे हैं, उसे डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर वो पैसे को अमेरिका में निवेश कर रहे हैं। मार्केट में जितना ज्यादा येन आएगा डॉलर के मुकाबले, येन कमजोर होता जाएगा। क्यों? जितना ज्यादा आप येन खर्च कर रहे हैं डॉलर के लिए, डॉलर की सप्लाई घट रही है और येन की सप्लाई बढ़ रही है। और जो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ाया गया है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जब किसी भी चीज की सप्लाई कम होती है, माफी चाहूंगा, जब भी किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है उसके दाम घटना शुरू हो जाते हैं, और जापानी येन के साथ जो है यही हो रहा है। अब क्योंकि जो जापानी येन है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है, इसका असर जो है जापान की अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है। जापान दुनिया के उन कुछ देशों में से है
जो कि आयात के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। जापान अपनी 90% ऊर्जा के जो साधन है वो इंपोर्ट करता है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो या फिर कोयला हो। तकरीबन 90% इसमें से इंपोर्ट किया जाता है। जब बात आती है खाद्य पदार्थों की, फूड्स की, तकरीबन 60% फूड, 60% खाद्य पदार्थ जापान में जो है इंपोर्ट किए जाते हैं। ये जो इन्फ्लेशन आपको देखने को मिला 2023 के अंत से मार्च 2024 तक, इसका नतीजा ये हुआ कि जापान में जो है तकरीबन 2800 से ज्यादा खाद्य पदार्थ, फूड आइटम्स की जो कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो गई, जो कि कभी भी हुआ नहीं था। पर क्योंकि जो मैंने आपको कारण बताया कि बैंक ऑफ जापान जो है ब्याज दर नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसे जो है और ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे अपने पहले से लिए हुए कर्ज को चुकाने के लिए, उसके इंस्टॉलमेंट्स को, ईएमआईस को पे करने के लिए बैंक ऑफ जापान ने ऐसा नहीं किया। तो उसके पास जो दूसरा रास्ता बचा वो ये था कि कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल तरीके से येन को मजबूत किया जाए डॉलर के मुकाबले। अब ऐसा करने का एक ही रास्ता था कि जापान अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, अपने फॉरेक्स रिजर्व को इस्तेमाल में लाए और तकरीबन 60 अरब डॉलर जापान ने जो है खर्च किए अंतरराष्ट्रीय मार्केट से, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार से येन को खरीदने के लिए, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में डॉलर की सप्लाई बढ़ी और येन की जो सप्लाई है वो घटी, जिसके कारण अप्रैल खत्म होते होते और माफी चाहूंगा, मार्च खत्म होते और अप्रैल की शुरुआत तक जो है, जो जापानी येन जो 160 तक पहुंच गया था डॉलर के मुकाबले, वो घट के जो है 155 तक आया। आज की तारीख में, आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, उस समय जापानी येन जो है 156 रुपए, माफी चाहूंगा, 156 येन एक डॉलर के मुकाबले जो है चल रहा था। अब ये जो काम किया गया ये कृत्रिम है, ये आर्टिफिशियल है, जिसके लिए बैंक ऑफ जापान को जो है अपने खजाने से डॉलर खर्च करने पड़े हैं। जापान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो दुनिया के सबसे बड़े फॉरेक्स रिजर्व में से एक है, विदेशी मुद्रा भंडारों में से एक है। पर ये जो काम है आप हर बार नहीं कर सकते। आप एक बार या दो बार या फिर कुछ अवधि तक अपने करेंसी की वैल्यू को कंट्रोल में रख सकते हैं, पर ऐसा करना हर बार संभव नहीं है। अगर बैंक ऑफ जापान अपनी रणनीति नहीं बदलता है, मतलब ब्याज दरों को नहीं बढ़ाता, तो उसके पास आने वाले समय में दो ही विकल्प बचेंगे। पहला, या तो इन्फ्लेशन को बढ़ने दिया जाए या फिर ब्याज दर को बढ़ाया जाए। और अगर ब्याज दर को बढ़ाया जाएगा तो उससे जो इन्फ्लेशन आएगा अर्थव्यवस्था में, उसका जो है जापान के नागरिकों को सामना करना पड़ेगा। तो जापान जो है आज के समय में एक चुनौती भरी स्थिति में है अर्थव्यवस्था के मामले में, अपनी मुद्रा के मामले में। आने वाले समय में जापान इस चुनौती का सामना कैसे करता है वो देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। तो आज के वीडियो को मैं यहाँ पे अंत करता हूँ, उसका एंड करता हूँ। आप यहाँ तक रुके, आपने इस वीडियो को सुना, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।